वेलकम बैक फ्रेंड्स। फोरेंसिक डेली न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। विज्ञान हैबिटेट में मैं डॉक्टर अमृता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। वापस से मैं आई हूँ यूजीसी नेट जून 2023 के फोरेंसिक साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। अब मैं इन क्वेश्चंस के साथ में आप लोगों के पास एक्सप्लेनेशन भी देने आ रही हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे क्वेश्चंस या कोई भी मैटर फोरेंसिक से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड ज़रूर मिल पाए। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु पॉपुलराइज द साइंटिफिक क्राइम डिटेक्शन मेथड। तो सही आंसर जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये है करेक्ट आंसर नंबर 1, सर आर्थर कैनन डॉयल। आर्थर कैनन डॉयल हमारे बहुत ही पॉपुलर ब्रिटिश राइटर थे और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को लेके आए थे, वो है शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स क्राइम डिटेक्शन से रिलेटेड है, बाकी सारे कोई भी इनमें से क्राइम डिटेक्शन से रिलेटेड नहीं है, मतलब पॉपुलैरिटी देने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दिस इंक्लूड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। तो सही आंसर है हमारा राइट टू इक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन जहां हुआ उसको प्रोहिबिट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें इक्वली करना पड़ेगा या फिर सबको समभाव से देखना होगा। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम हमें राइट देता है किसी चीज की फ्रीडम को। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वो भी नहीं है इससे रिलेटेड। राइट और टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरबोरेटिव यूज ऑफ फिजिकल एविडेंस हेल्प। तो क्या ये यूज हेल्प करता है कोरबोरेटिव? अगर हम फिजिकल एविडेंस की बात करें, लेट्स से पीस ऑफ क्लॉथ है, कोई भी कपड़ा क्राइम सीन में छूट गया है या फिर फट के रह गया है थोड़ा सा छोटा सा पीस, या फिर फुटप्रिंट है, फिंगरप्रिंट है, अगर किसी क्राइम सीन में अगर मिलता है तो वो क्या करता है, वो हमें हेल्प करता है इन्वेस्टिगेट करने में। तो it is going to support the other investigative और circumstantial findings। तो वो हमें हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग के लिए या सर्कमस्टेंशियल फाइंडिंग के लिए। ये ऐसा नहीं है कि रूल आउट पर्टिकुलर सस्पेक्ट के लिए नहीं है, एस्टैब्लिश डेफिनाइट आइडेंटिटी भी नहीं है, और इट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ लीड टू गिव द इन्वेस्टिगेशन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है सपोर्ट करता है इन्वेस्टिगेटिव सर्कमस्टेंशियल फाइंडिंग्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आर्टिकल कौन सा है ऑफ विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन एंड टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन द सर्टेन केसेस। तो 70 जो है वो है आर्टिकल 72 है आंसर करेक्ट। आर्टिकल 72 इसको एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल 70 है वो बोलता है कि ये प्रेसिडेंट्स जो है ना, प्रेसिडेंट विद द डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज। आर्टिकल 75 रिलेटेड टू पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिलेटेड है, और आर्टिकल 161 रिलेटेड टू गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर सोर्सेस वुड प्रोवाइड द मोस्ट इंटेंस रमन लाइन्स। तो given in the if given the same input power। तो सही आंसर है आर्गन लेजर। आर्गन लेजर आर most commonly used Raman lasers with irradiation wavelength of 457.9, 488 and 514.5 नैनोमीटर, जबकि बाकी सारे जो है क्रिप्टन लेजर है वो आपको 406 देता है, और नियॉन लेजर है, हीलियम नियॉन लेजर है वो आपको इंटेंसिटी कम देती है, एंड क्रिप्टन लेजर का तो मैंने बताया, याई लेजर भी आपको इंटेंसिटी कम देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एक्स एंड वाई एक्सेस रेस्पेक्टिवली ऑफ द मास स्पेक्ट्रम फॉर अ कंपाउंड। तो सही आंसर है M/Z रेशियो एंड आयन अबंडेंस। वाई एक्सेस इज यूजुअली लेबल्ड एज अबंडेंस और रिलेटिव इंटेंसिटी, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव इंटेंसिटी, एंड एक्स एक्सिस इज लेबल्ड एज M/Z, जो कि कोरेस्पॉन्ड करता है मॉलिक्यूलर मास को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से रिलेटेड होता है हमारा ICP-MS। ICP-MS जिसको हम कहते हैं
Inductively coupled plasma mass spectrometry measure elements as trace levels, जो कि बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जैसे कि AMS करता है या एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री करता है बायोलॉजिकल फ्लूइड्स को आइडेंटिफाई। बाकी सारे टेक्निक्स जो आप देख सकते हैं GC, LC और LCMS, ये सारे आपके क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं। ग्रीनो लेंसेज जो होता है, ग्रीनो एंड कॉमन मेन ऑब्जेक्टिव्स आर टाइप्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप। ग्रीनो और कॉमन मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारा स्टीरियो माइक्रोस्कोप के लिए यूज होता है। ग्रीनो जो होता है वो टेलीस्कोपिक व्यू के लिए यूज होता है, जिसमें प्रिज्म्स यूज होते हैं उसके अंदर, और लेंस के थ्रू आप जब देखते हो ये नॉर्मल लेंस की तरह नहीं होता है। इसके थ्रू जब आप देखते हो आपको डेप्थ फील होती है, फिर डेप्थ दिखाई देती है, नॉट फील होती है, ऑफकोर्स जो सेंसेशन जो विजिबिलिटी है उसकी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमो THO1 is located in which chromosome? तो ह्यूमो THO1 is tetranucleotide repeat जिसमें कि AATG सीक्वेंस होता है, लोकेटेड इन क्रोमोसोम नंबर 11, जो कि लिखा हुआ है क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है P. Then it is an STR locus at chromosomal location that is 11p 15.5. So this is the correct answer. Location number 11p 15.5. Next question is DNA is a large polymeric molecule found virtually in every cell in the body except which cell? तो correct answer है red blood cell. इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि रेड ब्लड सेल तो ऑफ कोर्स इज द करेक्ट आंसर, बट द कॉम्बिनेशन व्हिच इज गिवन हियर द नर्व सेल इज रॉन्ग. न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूरॉन्स में बहुत ज्यादा कंटेंट ऑफ डीएनए भी होता है. तो आई डाउट, आई डोंट नो व्हाई दिस इज दे हैव मार्क्ड दिस, बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट फाइंड एनी अदर ऑप्शन करेक्ट. यहाँ पे WBC में भी आपका न्यूक्लियस में डीएनए मिलेगा, बाकी सारे सेल्स में भी न्यूक्लियस में डीएनए मिलेगा. रेस्ट मैच्योर्ड आरबीसी सेल्स जो होते हैं उसमें आपके न्यूक्लियस में डीएनए, न्यूक्लियस होता नहीं है तो डीएनए मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हैप्टोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ टोटल ऑफ 4 चेन कंप्राइजिंग ऑफ, इसका आंसर है करेक्ट वाला अल्फा बीटा 2 चेन्स. ये इसलिए क्योंकि हैप्टोग्लोबिन जो होता है वो कंसिस्ट करता है डाइमर ऑफ अल्फा बीटा चेन्स and conveniently linked by a disulfide bond between cis15 residue of each of the alpha chain. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे, इनमें से कौन से कंडीशन को हम स्पर्मेटोजोआ की एब्सेंस बताते हैं. तो इनमें से सारे क्वेश्चन को हम पहले जान लें. ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है there is no sperm count, low sperm count होता है ओलिगोस्पर्मिया. एज़ोस्पर्मिया यानी कि no sperm is there in the ejaculation, whereas spermatogenesis का मतलब होता है कि the origin and development of sperm cells within the male reproductive organs. next option आता है हमारा नेक्रोजोस्पर्मिया यानी कि जिसमें कि dead sperm होता है. नेक्रो means necrotic या नेक्रो means dead, तो डेड स्पर्म होता है. तो करेक्ट आंसर इज एज़ोस्पर्मिया यानी कि देयर इज एब्सेंस ऑफ स्पर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, a hallucinogen drug mixed with gelatin and cut into small square pieces, और उसको हम क्या कहते हैं. तो इसको जानने के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनिक्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू determination of which of the following. So the correct answer is blood alcohol concentration or BAC. It can be measured by Wienick's formula. BAC is equals to 150 by body weight in pounds into percentage of ethanol divided by 50 and which is again multiplied by ounces consumed, and that is 0.025. Next question is the condition when excess serotonin accumulation takes place within the synaptic cleft of neurons is called as. Correct answer is serotonin syndrome. Serotonin syndrome is actually a serious drug reaction. In this case there is either production of serotonin in the body, or mostly it is because of the abuse of drugs. It is caused by the medication that builds up high levels of serotonin in the body.
Next point, the other points here, epilepsy, it is a disorder of brain which is characterized by the repeated seizures. Now next, another option here given is seizure again. Seizure means it is a sudden attack of all illness, especially on the affecting one affecting the brain. Seizures को हम दौरे भी कहते हैं. एपिसोड्स होते हैं ये दौरों के, डिफरेंट टाइप ऑफ एपिसोड होते हैं दौरों के, तो ये सीजर्स कहा जाता है. एंड लॉन्ग QT syndrome or LQTS is a heart signaling disorder that can cause fast or chaotic heartbeats or arrhythmia. इसमें हार्टबीट बहुत ज़्यादा तेज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मसल अटैचमेंट. तो इसमें ऑप्शन हमें दिखता है रिकॉइल रिड्यूसर, डिस्कनेक्टर, मसल काउंटर वेट, ग्रेनेड डिस्चार्ज. तो recoil reducers can help in reducing the pain and damage to the shoulder, and it can be also useful and also help you to maintain the aim. नेक्स्ट जो वर्ड है डिस्कनेक्टर, वो कि एक्चुअली कनेक्टर होता है, डिस्कनेक्टर से ज़्यादा कनेक्टर का काम करता है. ये ब्रिज बनता है बिटवीन द रियर एंड द ट्रिगर बो एंड द फुट ऑफ द सीयर. तो करेक्ट आंसर इज डिस्कनेक्टर. नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें दिख रहा है ये है ओके मसल काउंटर वेट. मसल काउंटर वेट और कुछ नहीं होता है, मसल का अपना काउंटर वेट होता है. और नेक्स्ट ऑप्शन जो है ग्रेनेड डिस्चार्जर, ये भी हमारे मसल अटैचमेंट से रिलेटेड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा विच ऑफ द ट्रेड नेम ऑफ अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट पॉलीइथिलीन फाइबर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सॉफ्ट बॉडी आर्मर. तो ये एक तरह से क्या नाम दिया जाता है इसको, हम एक्चुअली ये स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है, इसको हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं. यानी कि अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट पॉलीइथिलीन UHMWPE इज अ टाइप ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीइथिलीन. इट इज ऑल्सो नोन एज हाई मॉड्यूलस पॉलीइथिलीन या HMPE भी बोला जाता है. एंड उसका ट्रेड नेम जो है वो स्पेक्ट्रा आर के नाम से जाना जाता है. इसमें एक लेटर और है. Next question number 19. It is a question which is dropped, but let me read it out. While matching the shallow lines on bullets, the two groups should be at least match how many consecutive lines. ये आपको स्ट्राइएशन मार्क्स के मैचिंग के लिए रिलेटेड और ये क्वेश्चन ड्रॉप करा हुआ है. ये दो बुलेट्स की कंपैरिजन जब हम करते हैं तो कितनी लाइंस consecutive लाइन मैच होनी चाहिए ये पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है. इन द केस ऑफ फायर आर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है हमें कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो ये होता है इन केस ऑफ रिकॉइलिंग. रिकॉइलिंग का मतलब होता है ये जब भी आप गन को फायर करते हैं या फायर आर्म को फायर करते हैं या ट्रिगर दबाते हैं तो बुलेट जिस तरह से फोर्सफुली बाहर निकलती है तो इक्वल ऑपोजिट एक्शन होता है बैरल के बैक साइड में, या जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड जर्क. तो इट इज एन एग्जांपल टू इट रिकॉइल द बैकवर्ड जर्क ऑफ द गन व्हेन इट इज फायर्ड. सो इट इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ. इसको माना जा सकता है. स्पिन नहीं हो सकता है, स्ट्रिंगिंग नहीं हो सकती, रिटार्डेशन नहीं हो सकती. जर्क जो आपको बैकवर्ड में फील होती है वो होता है रिकॉइल इन केस ऑफ फायर आर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फ्यूल विल प्रोड्यूस एन वेपर टू बी इग्नाइटेड इज नोन एज फ्लैश पॉइंट. एक्चुअली फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट बहुत ही सिमिलर वर्ड्स होता है. फ्लैश पॉइंट लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें कि वेपर्स ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल इग्नाइट हो जाता है व्हेन इट इज प्रोवाइडेड इग्निशन. तो ये हो गया आपका फ्लैश पॉइंट. लेकिन फायर पॉइंट होता है कि लोएस्ट टेम्परेचर जिसमें कि वेपर कंटिन्यू टू बर्न, उसको मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए इट विल बी कंटिन्यूइंग टू बर्न, दैट इज नोन एज फायर पॉइंट. नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा फ्लैश ओवर. फ्लैश ओवर इज डिफरेंट थिंग. फ्लैश ओवर का मतलब होता है टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय स्पार्किंग अक्रॉस अ गैप
यानी कि जिस तरह से हमारा लाइटर्स वर्क करते हैं, लाइटर, इसी तरह से ये फ्लैश ओवर होता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेमेबिलिटी, या नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली अ स्पेसिफिक मटेरियल इज केपेबल ऑफ कैचिंग फायर एंड बर्निंग। ज्वलनशीलता बोल सकते हो उसको, फ्लेमेबिलिटी को, ये इसका लिटरल मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि है in the multidimensional gas chromatography analysis of petroleum separation in the second column is based on which of the following। सही आंसर है हमारी पोलैरिटी, क्योंकि हम यहाँ सेपरेशन कर रहे हैं। तो if you are separating a mixture of compounds which have widely different polarities, column temperature, the polarity of the column, flow rate and length of the column are constant in GC in the organic chemistry technique teaching labs, these type of labs में polarity का ये फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the development of supersonic shock wave as a result of an explosion is referred to as detonation। detonation का मतलब होता है कि the action of causing a bomb or explosive device to explode, फूट जाना, उसको कहते हैं हम detonation। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कंबशन। कंबशन का मतलब होता है कि बर्न आउट होना, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। डिफ्लैग्रेशन का मतलब वो होता है कंबशन विच प्रोग्रेट्स या प्रोपगेट्स थ्रू द गैस और द सरफेस ऑफ एक्सप्लोजिव एट सबसोनिक स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि बिखराव, छितराव या फैल जाना, बिखर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन ये है कि ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ डिजिटल फोटोग्राफी डिजिटल इमेजेस ऑफ क्राइम सीन। ऑप्शन नंबर 1 कहता है हमें आर नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल नहीं, ये सही है कि दिस इज एडमिसिबल, यानी कि डिजिटल फोटोग्राफी इज एडमिसिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट ऑप्शन है कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस इन क्रिमिनल ट्रायल। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये यूज होता है क्रिमिनल ट्रायल में एविडेंस के तौर पे, लेकिन इसके साथ में और भी चीजें डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आर नॉट इजीली ऑल्टर्ड और एनहांस्ड। ये इजीली ऑल्टर हो सकता है और ये इनहांस भी हो सकता है। और फोर्थ ऑप्शन जो करेक्ट आंसर है हमारा, इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिमनी फॉर एडमिसिबिलिटी, यानी कि कोई टेस्टिमनी देने वाला हो, यानी कि जैसे कि या तो एक्सपर्ट हो या कोई एक पर्सन हो जिसने घटना, मतलब वी हैव टू मैच द थिंग्स, ओके, मतलब कोई चीज हो रही है, कोई घटना घट रही है और उसका रिकॉर्डिंग है एंड वी आर हैविंग अ आई विटनेस एज वेल, तो ये टेस्टिमनी मैच करने के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ह्यू इज कलर फ्रीक्वेंसी एंड इन मोस्ट ऑफ द सॉइल इट रेंजेस फ्रॉम रेड टू येलो। रेड टू येलो इज द करेक्ट आंसर और करेक्ट ऑप्शन। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज ह्यू। ह्यू का मतलब होता है कि ये डोमिनेंट स्पेक्ट्रल रेंज होती है और या कलर होती है, जैसे कि रेनबो का कलर होता है। जैसे हम ह्यू सॉइल से रिलेटेड बोलते हैं तो इट इज जनरली येलो और रेड इन कलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन द सॉइल रिप्रेजेंट्स, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो हमने बचपन में भी सुना हुआ है लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल। तो ये प्रोपोर्शन होता है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर का मतलब होता है द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट and clay size particles that make up the mineral fraction of the soil। तो इसको हम टेक्सचर बोलते हैं, सॉइल का टेक्सचर कहते हैं। नेक्स्ट सॉइल की कंसिस्टेंसी होती है, इट इज द स्ट्रेंथ विच सॉइल मटेरियल्स आर हेल्ड टुगेदर और द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल टू डिफॉर्मेशन एंड रप्चर। मतलब अगर आपने सॉइल को मुट्ठी में बांधने की कोशिश की है, इवन इफ यू आर ट्राइंग टू मेक इट लाइक अ डो, जैसे आप आटा घूमते हो उस तरह से गोलाकार आप बनाने की कोशिश करते हो, तो कितने जल्दी वो स्प्रेड हो जाता है, कितने जल्दी वो फूट जाता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। कंसिस्टेंसी का मतलब यही हुआ।
तो अगर सैंड ज्यादा है तो कंसिस्टेंसी कम होगी। अब सॉइल कलर की बात करते हैं। सॉइल कलर का मतलब कि ऑफ कोर्स कलर से रिलेटेड है कि सॉइल का कलर क्या है। नेक्स्ट सॉइल का स्ट्रक्चर क्या है। सॉइल का स्ट्रक्चर मतलब उसमें जो ग्रेन्स होंगी उसका स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, वेरिएशन इन द जीन कोडिंग फॉर melanocortin 1 receptor have been associated with which of the following। तो ये यूजुअली रेड कलर से रिलेटेड होता है। पीपल विथ रेड हेयर हैव अ वेरिएंट ऑफ melanocortin 1 receptor MC1R जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इन विच इन द केस ऑफ GSM मोबाइल फोन्स इनिशियल 8 digit of digits 15 digits IMEI number are known as DSN, TAC, CDC या SPC। तो करेक्ट आंसर है टैक या टाइप एलोकेशन कोड। टाइप एलोकेशन कोड क्या होता है? इट इज द इनिशियल 8 digit पोर्शन ऑफ द 15 digit IMEI नंबर या फिर इट इज द फर्स्ट 8 digit नंबर ऑफ 16 digit IMEI SV कोड्स, जो कि यूजुअली यूनिक कोड होता है टू आइडेंटिफाई द वायरलेस डिवाइस। वायरलेस डिवाइस का मतलब मोबाइल या वायरलेस फोन्स। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे बाकी रहते हैं DSN। DSN का मतलब होता है इट इज अ यूनिक कोड दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक एंड्रॉइड डिवाइस एंड कैन बी फाउंड ऑन द डिवाइस रिटेल पैकेजिंग और इन द सेटिंग्स। नेक्स्ट ऑप्शन आता है CDC। CDC जो होता है आपका मोबाइल ऐप प्रोवाइड्स 24/7 एक्सेस टू द हेल्थ इंफॉर्मेशन। हेल्थ मतलब इट इज रिलेटेड टू द मोबाइल फोन्स हेल्थ। SPC ये होता है सर्विस प्रोवाइडर का कोड, जो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टेड अल्ट्रावायलेट इमेजिंग सिस्टम इज यूज्ड to preserve which of the following fingerprint impression developed through ninhydrin। इसको प्रिजर्वेशन की जरूरत नहीं होती है, ये ऐसे ही इमेज किया जा सकता है। इसको विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है जो कि आप यूवी में देख सकते हो, अदरवाइज ये नेकेड आई से भी दिखाई देता है। इंप्रेशन ऑन रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं जरूरत होती है हमें इसे प्रिजर्व करने की। सुपर ग्लूड इंप्रेशन ऑन मल्टी कलर्ड ऑब्जेक्ट्स, ऑफ कोर्स ये सही आंसर है क्योंकि हमें रिफ्लेक्टेड अल्ट्रावाइड इमेजिंग सिस्टम से इसकी इमेज लेनी पड़ती है, और क्योंकि ये वाइट कलर का होता है कभी कभी ये आंखों से चूक भी जाता है। और यूजुअली सुपर ग्लूड इम्प्रेशंस आप लोगों को पता है, सुपर ग्लूड या फिर सियानोएक्रिलेट फ्यूमिगेशन मेथड ये यूज होता है डिफरेंट सरफेसेस पे, स्पेशली मेटल कैन हुआ या बुलेट्स पे भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं। इंडेंटेड इंप्रेशन अपने आप विजिबल होता है या फिर इंडेंटेड इंप्रेशन को अदरवाइज हम कहते हैं प्लास्टिक प्रिंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टायर मार्क्स अकर व्हेन रोटेटिंग एंड टर्निंग ऑफ टायर्स टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। तो यॉ मार्क्स होते हैं इज द करेक्ट आंसर। यॉ मार्क्स का मतलब होता है कि सीधे सीधे भी मूव कर रहा है और साइडवाइज भी मूव कर रहा है। ये एक्सेलरेशन मार्क्स होता है जब आप अचानक से एक्सेलरेटर दबाते हो तो जिस तरह से वो स्पीड अप पकड़ता है, टायर स्पीड अप पकड़ते हैं तो वो एक्सेलरेशन मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट होता है स्किड मार्क। जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो अचानक से ब्रेक्स अप्लाई करने की वजह से जो फ्रिक्शन पैदा होती है और ब्रेक्स लगने के बाद जब रोड पे या फिर किसी भी सरफेस पे ब्रेक्स लगते हैं तो वहां पर स्किड मार्क्स बन जाते हैं। ट्रेड मार्क्स, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्रेड मार्क होता है। ये ट्रेड मार्क होता है आपका किस ट्रेड का टायर है। यूजुअली टायर के साइड में लिखा रहता है, जैसे कि अपोलो टायर है या फिएट का है, सिएट का है या फिर कोई और टायर है, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है, बहुत सारे टायर के ब्रांड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द राइट इंडेक्स एंड द राइट मिडिल फिंगर आर वर्ल्स एंड all the others are loops, the Henry primary classification is, correct answer is 17/9। तो करेक्ट आंसर इसलिए है बिकॉज हम लोग पेयरिंग करते हैं। प्राइमरी क्लासिफिकेशन बेसिकली हम पेयरिंग करते हैं ऑफ टू फिंगर्स एंड असाइन द न्यूमेरिकल वैल्यूज टू द पैटर्न। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज पैटर्न को दिया जाता है, मतलब
कि जिस वर्ड है तो उसको हम न्यूमेरिकल पैटर्न देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। 1 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, अदरवाइज जो भी अदर पैटर्न है, लूप हो, आर्चेस हो या कोई और पैटर्न हो, तो उसको हम 0 देते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पेयर जो होता है RT/RI का होता है वो 16 होता है, और सेकेंड पेयर जो होता है RM/RR का वो 8 होता है, उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी नोट्स, आप लोग प्लीज गो थ्रू हो जाना। अगर आपको उस पर फिर भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं डिटेल के लिए वीडियो और बना दूंगी आप लोगों के लिए। तो बस 2 फिंगर्स है जिसमें हम हमारे पास ये है वॉल्स है, तो RT और RI है, यानी कि 16 और 16 है। तो करेक्ट आंसर यहाँ होना चाहिए 16 और 16 प्लस 1 यानी कि 17/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड फॉर लिफ्टिंग एंड प्रिजर्विंग डस्ट इम्प्रेशन। तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली ये प्लेट्स लिफ्ट करता है डस्ट को। जब हम चार्ज उसमें अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अप्लाई करते हैं, तो जैसे वो डस्ट को, जिस तरह से वो पेपर बिट को अट्रैक्ट करता है, उसी तरह से, उसी फिनोमेना से इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग से डस्ट पार्टिकल्स अट्रैक्ट होता है उस शीट पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शीट या लिफ्टिंग शीट होती है, और आपके फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट भी डस्ट पे ऊपर से इसी तरह से लिफ्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिन इंक फ्री लीनियर पैटर्न प्रेजेंट विद इन द इंक स्ट्रोक्स ऑफ द बॉल पेन राइटिंग इज नोन एज। करेक्ट आंसर है हमारा ब्लर स्ट्राइएशन। इसमें अदर वर्ड्स भी है, जैसे कि ग्रुपिंग जब आप लिखते हो, बॉल पेन से लिखते हो, लिखते लिखते जहाँ पे पेन रुकता है उस जगह में इंक एक्यूमुलेट हो जाता है, या फिर बिल्कुल शुरुआत में जैसे कि आपने फिनिश कर दिया या शुरुआत कर रहे हो उसमें एक जो बड़ा सा डॉट हो जाता है, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ इंक दैट हैज फॉर्म्ड ऑन द बॉल पेन असेंबली that is transferred to the paper as writer changes the direction of writing movement। तब ये डॉट जैसा या इंक एक्यूमुलेशन हो जाता है। पेन पैचिंग क्या होता है? पेन पैचिंग होता है जब हम कॉपी भी लिख रहे हैं या फिर कॉपी करने की कोशिश करें किसी चीज़ को, उसमें रीटच करते हैं या दोबारा उसको सपोज आपने आई डाल दिया या फिर P लिख लिया है, उसमें दोबारा से आप रीटच करके उसको ठीक कर रहे हो, तो वो हो गया आपका पेन पैचिंग। नेक्स्ट टर्म होता है हमारा स्प्लाइसिंग। का मतलब होता है दोबारा से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना, यानी किसी 2 पॉइंट्स को, यानी कि 2 लेटर्स को ज्वाइन करना, वो हो गया स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्योरिटी फीचर प्रेजेंट ऑन प्लास्टिक करेंसी। तो करेक्ट आंसर है हमारा होलोग्राम। आप डॉलर भी देख सकते हो, आप यूरोज भी देख सकते हो, उसमें प्लास्टिक करेंसी जो भी होता है उसमें होलोग्राम्स होते हैं, बाकी सारे डिफरेंट फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द जेलेटिनस और ग्लूटिनस material are added to fill spaces between the fibers so that ink will not spread or feather while writing. This is known as sizing, जिसको हम साइजिंग करते हैं, साइजिंग कहते हैं। अब डिफरेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं। साइजिंग होता क्या है, ब्लीचिंग क्या होता है। पेपर मेकिंग में साइजिंग जो होता है वो होता है चेंज द एब्जॉर्प्शन इन वियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज मटेरियल, जो कि पेपर को बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग हो गया यूज, जिसमें कि हम, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो पल्प होता है वाइट या ब्राउन कलर का पल्प होगा, उसको हम वाइट करने के लिए या ज़्यादा वाइट दिखाने के लिए उसको हम ब्लीच करते हैं प्रिंट करने से पहले, ताकि वो इंक को एब्जॉर्ब कर पाए अच्छे से और आपको कलर दिखाई दे। नेक्स्ट कलर होता है, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राइंग। ड्राइंग तो आप सबको पता है कि उसको ड्राइंग क्या किया जाता है। कलरिंग, ये भी सबको पता है कि कलरिंग क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्जरी हैज बीन डिफाइंड इन विच सेक्शन। तो सेक्शन नंबर 463 में फॉर्जरी को डिफाइन किया गया है।
सेक्शन 498, 263 और 420 ये डिफरेंट होते हैं आईपीसी की, लेकिन फॉर्जरी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 463. Next question is, under normal condition after death, skeletal muscles continue to respond to electrical and mechanical stimuli for what time? Actual answer है 1.5 घंटे. तो up to 2 to 3 hours is the correct answer, where you can say क्योंकि skeletal जो muscles होते हैं ये indirectly excitable होते हैं या stimulus रहता है इनमें, और इससे हम APR वगैरह मेजर कर सकते हैं. बाकी options wrong है. Next question is, under which of the below mentioned options executive magistrate authorizes the body to be examined for re-examination, यानी कि examination के लिए कौन सा सेक्शन दायी है? तो 176 CRPC के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट आपको ऑथराइज कर सकता है फॉर examination या re-examination. Temporary and deciduous teeth in human are 20 in number and are distributed in each jaws as. तो आप लोगों को सबको पता है, हम सभी को पता है कि हमारे 4 इंसीजर्स होते हैं, 2 कनाइन्स होते हैं और 4 मोलर्स होते हैं. प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं हमारे टीथ में, मिल्क टीथ में या डेसिडुअस टीथ में या फिर टेम्पररी टीथ को जिसको हम कहते हैं. 4 इंसीजर यानी कि 2 सेंट्रल इंसीजर्स और 2 लेटरल इंसीजर्स होते हैं. 2 कैनाइन होते हैं लेटरल साइड में उनके, उसके बाद मोलर्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, द अर्लीस्ट रेगुलेशन फॉर्मूला फॉर एस्टिमेशन ऑफ स्टेचर फ्रॉम लॉन्ग बोन्स वाज डेवलप्ड बाय पियर्सन. पियर्सन ने ये दिया था. बर्टिलोनेज ने मेजरमेंट ऑफ बॉडी बताया था, बोन्स का मेजरमेंट नहीं बताया था. और टॉटलर ग्लेसर्स का भी ये नहीं, ये बच्चों के. द फॉलोइंग आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर. तो इसमें से लो स्ट्रे लाइट होनी चाहिए, लो रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए. लो रेजोल्यूशन होगा तो नहीं दिखाई देगा. नेक्स्ट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज वेवलेंथ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. और डिफिकल्ट बैकग्राउंड करेक्शन नहीं होना चाहिए. अगर डिफिकल्टी होगी तो किस तरह से रीडिंग मिलेगा? तो करेक्ट आंसर इज लो स्ट्रे लाइट. स्ट्रे लाइट यानी कि नॉइज समझ लीजिए एक तरह से, या जो अनवांटेड लाइट्स होते हैं वो हुए. देन एक्यूरेट और प्रिसाइज वेवलेंथ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइफेनेटेड मेथड्स, यानी कि 2 मेथड्स हाइफेनेटेड है. GCFTIR हाइफेनेटेड है. UV विजिबल सेम चीज है, इट इज अ रेंज. CEMS हाइफेनेटेड मेथड है. टॉप MS इज वन थिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं MS, और LCMS इज हाइफेनेटेड. तो आंसर है हमारा ACE. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स यूज्ड इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन मेथड. तो रिएक्टर्स और एक्सेलरेटर होते हैं हमारे न्यूट्रॉन NEA के मेथड में यूज होने वाले. ENC इज द करेक्ट आंसर. सिलिकॉन डायोड नहीं यूज होता है, फोटोवोल्टिक सेल नहीं यूज होता है. क्वेश्चन है, फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेट अब्यूज जनरली इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग. तो डायलेशन ऑफ पीपल हो जाता है, स्लो हार्ट बीट नहीं होती है, रेज्ड ब्लड प्रेशर हो जाता है, एंड डिजीनेस नहीं होती है. तो करेक्ट आंसर इज दिस. स्टिमुलेंट्स के जो साइंस होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेन के, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, उसमें चेंजेस इन एपेटाइट हो जाता है, ट्विचिंग और जिटरनेस हो जाती है, रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, स्वेटिंग होती है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं. ये सारे हमारे फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं स्टिमुलेंट अब्यूज के. नेक्स्ट है, थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड एज मेकिंग एजेंट इन द सेपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो कॉपर और आयरन यूज होता है और टिन, ये 3 चीज़ों के सेपरेशन के लिए हम ये यूज करते हैं. थायोग्लाइकोलिक एसिड मास्किंग एजेंट के लिए हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज, ये आंसर नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, The breath analyzer is based on what principle. तो प्रिंसिपल इसका एक बार पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि ब्रेथ एनालाइजर जो होता है, जिसे हम ब्रांड नेम कहते हैं,
ये कंटेन करता है एक इलेक्ट्रोड विच इज नेगेटिवली चार्ज, एक इलेक्ट्रोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि एक कैनोड और एक कैथोड होता है। तो जब भी हम एयर ब्लो करते हैं इसके अंदर और हमारे ब्रेथ में, हमारे लंग्स में अल्कोहल या इथेनॉल है, तो इथेनॉल जो होता है हमारे ब्रेथ में वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ में फ्रॉम द एयर एट द एनोड एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड बना देता है। ये क्या फॉलो करता है? ये हेनरी के लॉ को फॉलो करता है। हेनरी लॉ क्या बताता है हमें? हेनरी लॉ प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन द ब्लड स्ट्रीम बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन ब्रेथ एंड एक्सेल्ड या एक्सेल्ड ब्रेथ, जो भी बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे आंसर नंबर 3 है, बी, सी और डी। बी, सी और डी क्या बताता है हमें? दिस इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, बिल्कुल करेक्ट है। द फिक्स्ड रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्कोहल इन एल्वियोलर एयर एंड द कंसंट्रेशन इन द ब्लड, ये भी सही है। एंड डी इज देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द ब्रेथ एंड द ब्लड अल्कोहल एंड द रेशियो इज अज्यूम्ड टू बी 1:2100, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये 3 ऑप्शन सही है। द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन लंग एयर इज डिपेंडेंट ऑन आर्टेरियल ब्लड, नहीं, बिल्कुल नहीं है। आर्टेरियल ब्लड प्यूरिफाई कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ऑल्टर द परसेप्शन, इनमें से कौन सा परसेप्शन को ऑल्टर करता है? तो जान लेते हैं पहले। साइलोसाइबिन दिया हुआ है, बिल्कुल ऑल्टर करता है। लाइसर्जिक एसिड, LSD जिसको हम कहते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलमाइड, ये भी ऑल्टर करेगा। कोकेन नहीं ऑल्टर करता है हमारे परसेप्शन को। एंजल डस्ट नहीं ऑल्टर करता है हमारे परसेप्शन को। कैफीन ऑल्टर करता है हमारे परसेप्शन को, हमें हेलुसिनेट नहीं करने देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिग्रीज ऑफ रिटार्डेशन ऑफ बुलेट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये डिपेंड नहीं करता है शूटर के ऊपर। डिग्री ऑफ रिटार्डेशन ऑफ बुलेट मतलब मैंने फायर कर दिया और वो बुलेट रिटार्ड हो रहा है, धीरे धीरे स्लो हो रहा है, तो नहीं करता है शूटर के ऊपर। ये डिपेंड करता है शेप ऑफ द बुलेट, बिल्कुल वो शेप ऑफ द बुलेट पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ विंड, वो क्योंकि हिंडर करती है विंड फायर्ड बुलेट के साथ में, तो इसीलिए स्लो होता है। रिटार्डेशन होता भी होता है, फ्रिक्शन तभी होता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बुलेट पे नहीं डिपेंड करता है। तो सही आंसर है हमारा बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लीवर एक्शन राइफल वाज हैज अ लीवर बीनीथ द ग्रिप दैट इज फॉर कॉकिंग ऑफ द गन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर क्लीनिंग द बैरल, नहीं, लीवर एक्शन का मतलब होता है कॉकिंग गन करने के लिए और कार्ट्रिज को निकालने के लिए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अभी के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, मैं बहुत ही जल्द बाकी 50 क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगी और एक्सप्लेनेशंस के साथ। आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर से दबा लीजिएगा।